चलिए आज हम बात करते हैं चीन से जुड़ी एक खबर के बारे में। तो सबसे पहले खबर देखेंगे, फिर उसके बाद उसको पॉइंट्स वाइज कवर करेंगे। तो खबर देखें तो ये खबर विशेष है, एक्सक्लूसिव है। जैसे कि पेंटागन की रिपोर्ट के अनुसार चीन ने संभवतः 100 से अधिक ICBS जो जो मिसाइल्स हैं उनको जमा करके रखा हुआ था, साइलों में जमा करके रखा हुआ था। 100 से अधिक मिसाइल्स थी, ICBM जो मिसाइलें थीं। ये क्यों रखी गई थी, इनके पीछे रखने के जो कारण थे वो क्या थे और ये मिसाइलें कौन सी थी उनको देखें। तो इस तैनाती से जुड़ी कुछ मुख्य जो जानकारियां हैं उनको देखें। तो मिसाइलों के अगर प्रकार की बात करें तो जो रिपोर्ट्स है उसके अनुसार जो तैनात की गई मिसाइलें थी वो मुख्य रूप से DF-31 श्रेणी की थी, जो ठोस ईंधन यानी कि सॉलिड जो फ्यूल होते हैं उनसे चलती थी। ये मिसाइलें पुरानी प्रणालियों की तुलना में अधिक आधुनिक और त्वरित जो जवाबी कार्रवाई करने में सक्षम थी। इनके स्थान की बात करें तो ये मिसाइलें चीन की उत्तरी हिस्से में मंगोलिया की सीमा के पास बने 3 नए साइलो क्षेत्रों में तैनात की गई थी। इनके अगर रणनीतिक महत्व की बात करें, इनके पीछे का जो रणनीतिक महत्व है वो क्या था। तो जो पेंटागन की रिपोर्ट थी उनका मानना है कि इन साइलों का उपयोग चीन की अर्ली वार्निंग काउंटर स्ट्राइक क्षमता को मजबूत करने के लिए किया जा रहा है। इसका अर्थ है कि हमला होने की स्थिति में चीन बहुत कम समय में परमाणु जवाबी हमला कर सकेगा। वहीं बात करें हथियारों की संख्या में वृद्धि, तो इसी रिपोर्ट्स ने बताया है कि 2024 के अंत में चीन के पास लगभग 600 परमाणु हथियार थे और यह 2030 तक इसकी संख्या 1000 के पार जाने की जो दिशा है उसमें तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। परमाणु जो हथियार थे उनमें तेजी से वृद्धि क्यों हो रही है, तो यह इस पॉइंट्स को देखें। तो दिसंबर 2025 की पेंटागन रिपोर्ट के अनुसार चीन ने अपने परमाणु शस्त्रागार का अभूतपूर्व विस्तार किया है। चीन के जो परमाणु हथियार हैं उनमें हो रही जो वृद्धि है उसके विवरण को देखें तो संख्या में भारी जो बढ़ोतरी है वो हो रही है। जैसे कि चीन के जो परमाणु हथियार हैं उनकी संख्या 2024 के अंत तक 600 के करीब पहुंच गई थी, लेकिन पेंटागन का जो अनुमान है उसने यही जो रफ्तार अगर जारी रही चीन की जो परमाणु जो हथियार हैं उनको बनाने की, तो 2030 तक यही जो संख्या है वो 600 से 1000 तक जो परिचालन परमाणु जो हथियार हैं वो तैयार करने की हो सकती है। सबसे तेज अगर हम वृद्धि की बात करें तो चीन की परमाणु विस्तार जो गति है दुनिया के किसी भी अन्य परमाणु संपन्न देश की तुलना में सबसे तेज है। मिसाइलों की अगर तैनाती की बात करें तो चीन ने अपनी नई साइलो जो फील्ड्स हैं उनमें 100 से अधिक आधुनिक DF-31 इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक जो मिसाइल हैं लोड कर दी हैं, जो कम समय में जवाबी हमले जो है उनके लिए तैयार रह सकती है। यानी कि क्विक जो रिलेटेशन है उनके लिए जो तैयार हैं वो हर समय तत्पर रह सकती हैं। उत्पादन जो क्षमता है उसकी बात करें तो चीन ने अपनी परमाणु जो हथियार हैं उनकी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए सियापू में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का जो निर्माण है वो पूरा कर लिया है, जो हथियार ग्रेड जो प्लूटोनियम बनाने में मदद करता है। रणनीति में अगर बदलाव की बात करें तो चीन अपनी परमाणु जो राजनीति है उसको रक्षात्मक से हटाकर अधिक सक्रिय लॉन्च ऑन वार्निंग मोड में ला रहा है, ताकि हमला होने की जो चेतावनी है वो मिलती रहे, वह तुरंत जवाबी जो कार्रवाई है वो कर सके। हथियार नियंत्रण से अगर इनकार की बात करें तो इन सब के बीच चीन ने अमेरिका के साथ किसी भी व्यापक जो हथियार हैं उनके नियंत्रण वार्ता में शामिल होने की इच्छा नहीं जताई है। चीनी सरकार इन वादों को अमेरिकी दुष्प्रचार बताकर खारिज करती रही है और उसका तर्क है कि उनके हथियार केवल न्यूनतम सुरक्षा जरूरतों के लिए ही हैं। चीन की तैयारी और रणनीति की बात करें तो लॉन्च ऑन वार्निंग, तो ये जो तैयारी है चीन अपनी ऐतिहासिक कम सतर्कता वाली स्थिति में हटकर अब लॉन्च ऑन वार्निंग मुद्रा की ओर बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि दुनिया की मिसाइलें आने की चेतावनी मिलती ही चीन अपनी जो परमाणु मिसाइलें हैं वो छोड़ने के लिए तैयार रहेगा। DF-31 मिसाइल साइलो रणनीति की बात करें तो चीन ने मंगोलिया सीमा
मंगोलिया सीमा के पास 3 बड़े साइलो क्षेत्रों में 100 से अधिक आधुनिक DF-31 मिसाइलें लोड की हुई हैं। ये ठोस ईंधन वाली मिसाइलें बहुत कम समय में लॉन्च की जा सकती हैं, जिससे कि चीन की आबादी जो जवाबी कार्रवाई है उसकी जो क्षमता है वो और भी घातक हो गई है। नेशनल टोटल जो वॉर है उसकी बात करें, उसके दृष्टिकोण की, तो चीन एक ऐसी रणनीति विकसित कर रहा है जिसे वह नेशनल टोटल वॉर कहता है। इसमें अंतरिक्ष, साइबर और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जैसी तकनीकों को पारंपरिक सेना के साथ जोड़कर एक साथ हमला करने की तैयारी है। ताइवान 2027 अगर लक्ष्य की बात करें तो चीन की तैयारी का एक प्रमुख हिस्सा 2027 तक ताइवान को बलपूर्वक अपने नियंत्रण में लेने की जो क्षमता है वो हासिल करना है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स जो हैं वो बताती हैं कि चीनी नेतृत्व अभी भी इस बात को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नहीं है कि वे अमेरिकी हस्तक्षेप को रोक पाएंगे या नहीं। परमाणु हथियारों का अगर विविधीकरण की बात करें तो चीन न केवल साइलो आधारित जो मिसाइलें हैं बल्कि सड़क पर चलने वाले रोड मोबाइल मिसाइलें, लॉन्चर और हवा से लॉन्च होने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें ALBM का भी विस्तार कर रहा है ताकि उसके हथियारों को ट्रैक करना मुश्किल हो जाए। हथियार नियंत्रण से अगर दूरी की बात करें तो चीन की वर्तमान जो रणनीति है किसी भी प्रकार की हथियार नियंत्रण वार्ता, आर्म्स कंट्रोल टॉक से बचने की है ताकि वह बिना किसी वैश्विक प्रतिबंध के अमेरिका और रूस के परमाणु जो स्तर है उस तक पहुंच सके। वही बात करें इस सब पर चीन की जो प्रतिक्रिया वो क्या है, यानी कि पेंटागन की जो न्यूज़ आई है उस पर चीन की प्रतिक्रिया क्या है, तो वो दावों का खंडन कर रहे हैं। जैसे कि चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने इन दावों को खारिज करते हुए उन्हें अमेरिका द्वारा फैलाया गया दुष्प्रचार और हाइप करार दिया है। चीन का कहना है कि अमेरिका ऐसे झूठे दावे करके अपने स्वयं के परमाणु आधुनिकीकरण के लिए बहाने ढूंढ रहा है। अमेरिका पर अगर पलटवार की बात करें तो चीन ने अमेरिका को याद दिलाया है कि वह दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति संपन्न देश है। बीजिंग ने वाशिंगटन से मांग की है कि वह अपने स्वयं के परमाणु शस्त्रागार में भारी और ठोस कटौती यानी कि ड्रास्टिक एंड सब्स्टिट्यूटिव जो कट्स हैं वो करे और परमाणु जो निरस्तीकरण है उनकी अपनी प्राथमिकता जो जिम्मेदारी है वो भी निभाई। बात करें रक्षात्मक निधि के आश्वासन की तो चीन ने दोहराया है कि वह एक रक्षात्मक परमाणु रणनीति का पालन करता है और अपनी परमाणु जो ताकत हैं उनको राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक न्यूनतम स्तर पर रखता है। नो फास्ट यूज अगर प्रतिबद्धता की बात करें तो बीजिंग ने अपनी पुरानी नीति पर जोर देते हुए कहा है कि वह पहले परमाणु हमला न करके नो फर्स्ट यूज़ की नीति पर अडिग रहे और वह किसी भी देश के साथ परमाणु जो हथियार हैं उनकी होड़ में शामिल नहीं होना चाहता। सफ़ेद पत्र के अगर संदर्भ की बात करें तो प्रतिक्रिया के दौरान चीनी प्रवक्ता ने हाल ही में जारी सफ़ेद पत्र नए युग में चीनी का जो हथियार नियंत्रण है ने शस्त्रीकरण और अप्रवास का उल्लेख जो है वो किया है, जिसमें चीन की परमाणु नीतियों और वैश्विक स्थिरता के प्रति उसके रुख को स्पष्ट किया है। अब बात करें भारत चीन के जो संबंध है उनकी टिप्पणी के बारे में, तो कुछ रिपोर्ट्स में भारत चीन संबंधों को लेकर किए गए दावों पर प्रतिक्रियाएं देते हुए चीन ने कहा है कि अमेरिका दोनों देशों के बीच दरार पैदा करने की कोशिश कर रहा है। चीन ने जोर दिया है कि सीमा विवाद भारत और चीन के बीच का मामला है और वर्तमान स्थिति स्थिर है। इसको अगर संक्षिप्त में देखें प्रतिक्रिया को, तो चीन ने रिपोर्ट्स को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को गुमराह करने और वैश्विक राजनीति जो है उसको स्थिरता और नुकसान पहुंचाने वाला बताया है। अब बात करें चीन के इस सैन्य तैनाती के पीछे जो रणनीतियां हैं वो क्या है, यानी कि ये जो तैनाती की गई है 100 मिसाइल्स की चीन के द्वारा, इस पर जो गहरी जो रणनीति है चीन की वो क्या हो सकती है या उसकी आशंका क्या जताई जा सकती है। तो अर्ली वार्निंग जो काउंटर स्ट्राइक हैं वो हो सकते हैं। जैसे अगर काउंटर स्ट्राइक की बात करें तो चीन अपनी ऐतिहासिक धीमी प्रतिक्रिया वाली नीति को बदलकर अब वार्निंग मिलते ही हमला यानी कि लॉन्च ऑन वार्निंग की रणनीति अपना रहा है।
साइलों में 100 से अधिक DF-31 मिसाइलें लोड करना यह सुनिश्चित करता है कि चीन पर हमला होने की स्थिति में वह दुश्मन की मिसाइलें गिरने से पहले ही अपनी जो मिसाइलें हैं वो छोड़ सकता है। टारगेट अगर स्पंज की बात करें, टारगेट जो स्पंज रणनीति है चीन की, तो जो कुछ विशेषज्ञ हैं उनका मानना है कि सैकड़ों जो साइलो बनाकर चीन एक टारगेट स्पंज तैयार कर रहा है। इसका उद्देश्य अमेरिका जैसे प्रतिद्वंदियों को दुविधा में डालना है। दुश्मन को यह नहीं पता होना चाहिए कि मिसाइलों में असली जो मिसाइलें हैं और किसमें नहीं है, जिससे उन्हें अपनी बड़ी संख्या में मिसाइलें सिर्फ इन खाली साइलों को नष्ट करने में खर्च करनी पड़ेंगी। नेशनल टोटल अगर वॉर की बात करें तो चीन अब केवल पारंपरिक युद्ध नहीं बल्कि एक संपूर्ण राष्ट्रीय युद्ध की तैयारी कर रहा है। इसमें अंतरिक्ष, साइबर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI का उपयोग करके दुश्मन के कमजोर बिंदुओं को पहचानना और उन पर एक साथ हमला करना शामिल है। अगर अमेरिका को बाहरी हस्तक्षेप से रोकने की बात करें तो ताइवान के संदर्भ में चीन की मुख्य रणनीति एंटी एक्सेस एरिया डेनाइल A2 और AD है। परमाणु हथियार को विस्तार करने चीन यह संदेह देना चाहता है कि यदि अमेरिका ने ताइवान के मामले में हस्तक्षेप किया तो उसे परमाणु युद्ध का जो जोखिम है वो उठाना पड़ सकता है। सटीक और विविध अगर प्रहार की बात करें तो चीन अब केवल बाहरी तबाही वाले परमाणु हथियार पर निर्भर नहीं है बल्कि वह कम दक्षता वाले यानी कि लोअर यील्ड जो परमाणु हथियार हैं उनको भी विकसित कर रहा है। इससे उसे युद्ध के दौरान सीमित लेकिन सटीक परमाणु हमले करने का जो विकल्प है वो मिलता है। संसाधनों का जो विविधीकरण है उसकी बात करें, न्यूक्लियर जो ट्राइड है तो चीन जमीन के साथ साथ समुद्र यानी कि JL-3 मिसाइलें और हवा ALMBS से भी परमाणु हमला करने की अपनी क्षमता को मजबूत कर रहा है ताकि किसी भी एक क्षेत्र में हमला होने पर उसकी जो जवाबी जो कार्रवाई है उसको शक्ति बनी रही। यानी कि जो चीन है वो लगातार अपने जो हथियार हैं उनको मजबूत कर कर और अपनी जो शक्ति है उसको मजबूत कर कर चल रहा है। अब बात करें ताइवान पर जो चिंता है उसके बारे में, तो पेंटागन की जो दिसंबर की रिपोर्ट है उसको ताइवान को लेकर जो गहरी चिंताएं हैं रिपोर्ट ने जताई हैं। तो कौन सी जो चिंताएं हैं जो जताई हैं, तो 2027 का समय सीमा। डेडलाइन की बात करें तो रिपोर्ट के अनुसार चीन का लक्ष्य 2027 के अंत तक अपनी सेना PLA को इतना सक्षम बनाना है कि वह ताइवान पर बलपूर्वक नियंत्रण करने और अमेरिका की जो हस्तक्षेप है, अमेरिकी की जो हस्तक्षेप जो नीति है उसको रोकने में सफल हो सके। सैन्य दबाव में अगर वृद्धि की बात करें तो 2024 और 25 के दौरान चीन ने ताइवान के हवाई क्षेत्र में घुसपैठ और समुद्र में सैन्य अभ्यासों की जो संख्या है उसमें भारी वृद्धि की है, जिसे रिपोर्ट्स में दबाव बनाने की जो निरंतर रणनीति है वो कहा गया है। विभिन्न युद्ध अगर विकल्पों की बात करें तो पेंटागन ने चेतावनी दी है कि चीन केवल सीधे हमले ही नहीं बल्कि ताइवान की समुद्री नाकेबंदी, ब्लॉकेड, साइबर हमलों और सटीक जो मिसाइल हैं उनके प्रभाव जो है उनको भी तैयार कर रहा है ताकि ताइवान को बातचीत की मेज पर आने के लिए जो मजबूर है वो किया जा सके। परमाणु विस्तार के अगर संदर्भ की बात करें तो रिपोर्ट के अनुसार चीन ने परमाणु हथियारों से तेजी से वृद्धि का एक उद्देश्य ताइवान के हमले में किसी भी बाहरी हस्तक्षेप विशेषकर अमेरिका को डराना और रोकना है। चीन का मुख्य जो उद्देश्य है वो हर क्षेत्र में जो अमेरिका का जो हस्तक्षेप है उसको रोकना ही देखा जा रहा है। संदेह और अनिश्चितता की बात करें तो हालांकि चीन तैयार कर रहा है लेकिन रिपोर्ट्स जो है वो यह कहती हैं कि चीनी नेतृत्व अभी भी इस बात को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नहीं है कि उसकी सैनिक एक वास्तविक बड़े युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार हैं या नहीं। अमेरिकी अधिकारियों ने इस रिपोर्ट के आधार पर ताइवान की रक्षा क्षमता और अधिक मजबूत करने और क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बढ़ाने पर भी जोर दिया है। अब बात करें पेंटागन और चीन की परमाणु गतिविधियों पर जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया है, यानी कि चीन के अलावा अन्य जो देश हैं उनकी इस रिपोर्ट पर, पेंटागन की रिपोर्ट पर और चीन की जो उपस्थिति है 100 जो मिसाइल DL-31 जो उपस्थित की गई हैं उन पर क्या प्रतिक्रिया है।
तो सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट यानी कि अमेरिका की बात करें तो अमेरिका ने इस रिपोर्ट को अपनी सुरक्षा के लिए बढ़ती संवेदनशीलता के रूप में देखा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन और रूस के साथ परमाणु निरस्त्रीकरण की योजना पर चर्चा करने की इच्छा जताई है। हालांकि रिपोर्ट्स में कहा गया है कि चीन की इसमें कोई रुचि नहीं है। चीन इसमें अपनी कोई रुचि नहीं दिखा रहा है। वहीं बात करें ताइवान की, तो ताइवान के विदेशी जो मंत्रालय ने अमेरिकी रिपोर्ट और क्षेत्रीय स्थिरता के प्रति अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया की चिंताओं का स्वागत किया है। वहीं ताइवान ने लोकतांत्रिक भागीदारी के साथ मिलकर अपनी रक्षा क्षमता और मजबूत करने की प्रतिबद्धता भी जताई है। जापान की बात करें तो जो जापान है वो जापान ने इस स्थिति को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरे के रूप में देखा है और जापानी नेतृत्व ने चेतावनी दी है कि ताइवान पर कोई भी संकट सीधे तौर पर जापान के अस्तित्व के लिए खतरा होगा। जापान ने इस क्षेत्र में मिसाइल तैनाती और सुरक्षा सहयोग बढ़ाने की योजना भी बनाई है। वहीं अपनी इंडिया यानी कि भारत की बात करें तो भारतीय रणनीति जो हलकों में इस रिपोर्ट्स को लेकर चिंता जताई गई है। विशेषकर चीन की स्ट्रिंग ऑफ पल्स रणनीति के तहत दक्षिण एशिया यानी कि बांग्लादेश और म्यांमार में सैन्य ठिकाने बनाने की कोशिश को लेकर भारत ने क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने के लिए अपनी तैयारी जो है उस पर जो जोर है वो दे रहा है। अब बात करें लास्ट पॉइंट यानी कि रूस के बारे में, रसिया के, तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यदि अन्य देश परमाणु परीक्षण करते हैं तो रूस भी उसी अनुसार कार्रवाई करेगा। हालांकि चीन और रूस के बीच सैन्य जो सहयोग है वो जारी है, लेकिन दोनों देशों ने अमेरिका के परमाणु दबाव का जो विरोध है वो किया है। अब बात करें अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की बात करें तो प्रमुख राफेल ग्रांसी ने कहा है, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा के प्रमुख हैं राफेल ग्रांसी, उन्होंने कहा है कि वर्तमान में किसी भी देश द्वारा परमाणु जो परीक्षण है वो फिर से शुरू करने के स्पष्ट संकेत नहीं मिले हैं। हालांकि तनावपूर्ण वैश्विक स्थिति पर उनकी जो पैनी नज़र है वो बनी हुई है। अगर सारी रिपोर्ट को अगर हम संक्षिप्त में देखें तो अधिकांश पड़ोसी देश चीन की तेजी से बढ़ती परमाणु क्षमता और ताइवान के प्रति उसकी आक्रामक रुख को लेकर सतर्क हैं। वहीं अपने स्वयं के रक्षा बजट और सैन्य गठबंधनों को मजबूत भी कर रहे हैं। धन्यवाद।